Hello children, today we will start a new chapter, coal and petroleum. Now see, first what is natural resources? Natural resources means what? The things or the resources which we get from the nature. जो चीज़ हमें नेचर से मिलती है, ओके, जो हमें चीज़ें नेचर से मिलती हैं उसे हम कहेंगे नेचुरल रिसोर्सेज. अब जैसे कि सन, ओके, दिस इज सनलाइट इज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज. फिर वाटर इज़ ऑफ कोर्स नेचुरल रिसोर्सेज. देन plants or forest is a natural resources. Then soil is a natural resources. Animals is a natural resources. Means जो resources हमें, जो चीज़ें हमें नेचर से मिलती है इज कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्सेज, लाइक एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एक्सेट्रा. Now see, there are the two types of natural resources. Okay, the first is inexhaustible natural resource, and second one is exhaustible natural resource. First we will see the inexhaustible natural resources. Inexhaustible natural resources ऐसा resources होता है जो कभी भी ह्यूमन एक्टिविटी से, जो रिसोर्स ह्यूमन एक्टिविटी से कभी भी ख़त्म नहीं होता है. देखो, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स आर द रिसोर्स प्रेजेंट इन अनलिमिटेड अमाउंट इन नेचर. नेचर में बहुत अमाउंट में है एंड कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी. एग्जाम्पल सनलाइट, एयर एंड वाटर. These are the example of inexhaustible natural resources. Then we will go to the exhaustible natural resources. Exhaustible natural resources are the resources present in limited amount in nature and can be exhausted by the human activity. ऐसा रिसोर्स जो नेचर में लिमिटेड अमाउंट में है और क्या होता है कि ह्यूमन एक्टिविटी से, मतलब ह्यूमन बीइंग ने जो एक्टिविटी की उस एक्टिविटी से वो रिसोर्सेज ख़त्म भी हो जाता है. तो उस तरह के रिसोर्सेज को हम कहेंगे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. एग्जाम्पल फॉरेस्ट. जैसे फॉरेस्ट हम देख ही रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग अपने घर बनाने के लिए, लैंड बनाने के लिए फॉरेस्ट, देन एग्रीकल्चर के लिए पूरे फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, तो ये एग्जॉस्टिबल है. वाइल्ड लाइफ देख रहे हैं आप लोग कि लोग शिकार कर रहे हैं एनिमल्स का. मिनरल्स ऑफ कोर्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स. कोल, then petroleum and natural gas. These all are the examples of the exhaustible natural resources. Then let's see the fossil fuel. Fossil fuel means what? Fossil fuel are the fuel formed from the dead remains of the living organism that lived millions of years ago. Fossil fuel एक ऐसे फ्यूल है जो एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिज्म जो बहुत साल पहले मर गए हैं और उनसे जो फ्यूल मिला है, बहुत साल पहले मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, मिलियंस ईयर पहले जो मर गए हैं और उन लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो फ्यूल बना है उसको हम कहेंगे फॉसिल फ्यूल. इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे. कोल है, देन पेट्रोलियम है, एंड देन नेचुरल गैस. द एग्जाम्पल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर कोल, petroleum and natural gas. Now first we will see about the coal. Coal is formed by the buried of forest under the soil due to earthquake, landslide and flooding. As soil deposited over them, they were pushed deeper in the soil and got compressed. Then due to the high temperature and the pressure and the absence of air, the dead plants got slowly converted into coal after millions of years. The slow process of conversion of dead plants into coal is called carbonization. अब क्या हुआ, बहुत साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर की पहले, जब फॉरेस्ट जो है वो पूरी तरह से ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर बरीड हो गया या दब गया. और क्यों बरीड हो गया? अर्थक्वेक आ गया बहुत साल पहले, या लैंडस्लाइड हुई होगी, या फिर फ्लड. इन नेचुरल डिज़ास्टर के कारण जब पूरा का पूरा फॉरेस्ट सॉइल के अंदर बरीड हो गया और समय के साथ साथ उस जो बरीड फॉरेस्ट है उसके ऊपर सॉइल की एक के ऊपर एक लेयर बनते गई समय के साथ साथ. तो अब लेयर बनते गई तो वो फॉरेस्ट जो है पूरी तरह से ज़मीन के अंदर स्क्विज हो गया, दब गया, कंप्रेस हो गया. अब वहाँ पे क्या कंप्रेस हो गया तो टेम्परेचर भी हाई हो गया
और वहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं मिला, एयर भी नहीं था, एयर एब्सेंट था एयर। तो ये जो डेड प्लांट्स हैं ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए कोल में, जिसे हम कोयला कहते हैं, कोल में कन्वर्ट हो गए। तो ये प्रोसेस जिसमें डेड प्लांट slowly get converted into coal is called the carbonization. Now see the different type of a coal. डिफरेंट, अब देखिए आपको मैंने यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है कि एक्सकेवेशन इन द अर्थ टू ऑब्टेन कोल। अर्थ को किस तरह से एक्सकेवेट किया या फिर डिग किया ताकि कोल ऑब्टेन हुआ। अब हम यहाँ देखेंगे फर्स्ट टाइप ऑफ ए माइनिंग, अंडरग्राउंड माइनिंग। अब कोल मैंने बताया आपको कि अर्थ ज़मीन के अंदर से हमें मिलता है, तो ज़मीन के अंदर से लाने के लिए, कोल को मिलने के लिए हम माइनिंग करते हैं। तो माइनिंग जो है अलग अलग तरह की होती है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ ए माइनिंग इज़ अंडरग्राउंड माइनिंग। अंडरग्राउंड माइनिंग में क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा ज़मीन को बहुत डग किया जाता है, इतना डग किया जाता है कि इस तरह का टनल बनाया जाता है, जो आप पिक्चर में देख रहे हैं। आर यू एबल टू सी इन द पिक्चर? इस तरह से इतना डग किया जाता है कि उसमें एक टनल बनाया जाता है। अब उस टनल में एक इतना है कि उसमें से लोग जा सके, इतना बड़ा टनल होता है। अब वो टनल को डिग तब तक किया जाता है जब तक हमें कोल नहीं मिलता है। फिर जहाँ कोल मिल जाता है तो उस टनल को रोक दिया जाता है। डिगिंग तब तक कंटिन्यू किया जाता है जब तक कोल नहीं मिलता है। फिर जैसे ही कोल मिल जाता है तो जो वहाँ पे जो वर्कर्स जो अंदर कोल निकालने गए हैं वो वहाँ से एक इस तरह का कन्वेयर, ये कन्वेयर जो दिख रहा है ये अटैच होता है ज़मीन के नीचे जो टनल है उससे, ठीक है। तो ये आपने इस तरह का कन्वेयर हम एरोड्रम में भी देखते हैं। जब हम अपने बैग्स और बैगेज को कलेक्ट करते हैं, एरोप्लेन से जब उतरते हैं तो बैग्स और बैगेजेस को कलेक्ट करते हैं, तो दिस टाइप ऑफ ए कन्वेयर वी सी इन एरोड्रम ऑल्सो। तो यही इसी तरह का कन्वेयर ज़मीन के अंदर टनल से जाता है और वो जो वर्कर्स हैं उस टनल से, उस कन्वेयर के द्वारा जो ज़मीन के अंदर जो कोल है उस कोल को ऊपर सप्लाई किया जाता है। इस तरह से अंडरग्राउंड माइनिंग की जाती है। मगर इस अंडरग्राउंड माइनिंग के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट है, माइन गैसेस कैन सफोकेटेड माइनर्स। अब माइनर्स जो होते हैं, जो माइनिंग करते हैं, वो जब अंदर जाते हैं तो उसमें से बहुत सारी गैसेस भी निकलती हैं। तो वो गैस जो है उनको सफोकेशन कर देती है, उनको सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है। देन माइंस कोलैप्स। सेकेंड डिसएडवांटेजेस क्या है, कभी कभी क्या है, माइंस जो है वो कोलैप्स हो जाता है, टूट जाता है या फिर उसमें आग लग जाती है। तो दैट्स वाई ये भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है अंडरग्राउंड माइनिंग का। फिर कोल डस्ट हार्मफुल टू हेल्थ। अब जब माइनिंग होती है, अंडरग्राउंड माइनिंग होती है तो उस समय बहुत सारे कोयले के डस्ट उड़ते हैं। तो ये जो डस्ट है इससे अस्थमा होता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है। इस तरह की प्रॉब्लम भी जनरली माइनर जो अंदर जाते हैं माइन के अंदर वो फेस करते हैं। देन वी विल सी द सेकेंड टाइप ऑफ ए माइनिंग इज़ माउंटेन टॉप माइनिंग। अब इस माउंटेन टॉप माइनिंग में क्या होता है, ये जो टेक्निक जो है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। इस टेक्निक में क्या होता है कि पहले तो फाइंड आउट किया जाता है कि मशीन के द्वारा फाइंड आउट किया जाता है कि किस माउंटेन में बहुत सारे कोल डिपोजिशन है। तो क्या किया जाता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ इस ऐसे माउंटेन को पहले ब्लास्ट किया जाता है, ठीक है। बहुत माउंटेन के टॉप में ले जाके यहाँ ब्लास्ट किया जाता है। तो जैसे ही माउंटेन को ब्लास्ट किया जाता है तो अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जो कोयला है वो ऊपर की तरफ ब्लास्ट के कारण ऊपर आ जाता है, ठीक है। और जैसे ही वो ऊपर आता है तो उसमें से जो कोयला है, जो कोल है, उसको इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर बाद में उस माउंटेन को वापस से ट्रीज, सॉइल या फिर ख़राब ट्रीज़ है या फिर डर्ट है उसको ढक दिया जाता है और उस माउंटेन को रिकवर होने में बहुत समय लगता है। तो दिस इज़ अ सेकेंड टाइप ऑफ ए माइनिंग। देन द थर्ड टाइप ऑफ ए माइनिंग इज़ अ सरफेस माइनिंग। अब इस सरफेस माइनिंग में क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। इस सरफेस माइनिंग में बहुत ज़्यादा डीप में जाके माइनिंग नहीं की जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि जहाँ पे पहले जैसे पता लगा लिया जाता है कि कोल कहाँ पे है, तो कोल जैसे ही पता लगने के बाद वहाँ सरफेस में मशीन के हेल्प से इसे खोद के, देखिए आप पिक्चर में देख रहे हैं, इस तरह से खोदा जाता है
ठीक है, यहाँ पे थोड़ा खोद के मशीन की हेल्प से और फिर इसमें से कोयला को बाहर या कोल को बाहर निकाल लिया जाता है। और ये जो है ये फास्टर टेक्निक होती है। ये जो सरफेस माइनिंग जो होती है फास्टर होता है और बहुत इकोनॉमिकल होता है। इकोनॉमिकल मतलब सस्ता होता है, इसमें ज़्यादा महंगा नहीं होता है। जैसे अंडरग्राउंड माइनिंग में कैसे बहुत बहुत ज़्यादा बहुत पैसा लगता है, उसमें बहुत कॉस्टली टेक्निक होती है। फिर जैसे ही उसमें से निकाल लिया जाता है, उसमें से फिर जैसे ही ऊपर ऊपर जब कोल दिखना शुरू हो जाता है तो मशीन के द्वारा इस सरफेस माइनिंग से कोयले को निकाल लिया जाता है। देन वी विल सी अबाउट द यूज़फुल प्रोडक्ट फ्रॉम द कोल। अब देखिए, अभी आपने देखा कि माइनिंग की अलग अलग टेक्निक कौन कौन सी होती है। अब देखेंगे कि कोल से कौन कौन से यूज़फुल प्रोडक्ट मिलते हैं, कोल से क्या क्या चीज़ें बनती है। तो सबसे पहले कोक है, देन कोल टार एंड कोल गैस। तो फर्स्ट वी विल सी अबाउट द कोक। कोक इज़ अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ कोल। जब कोल को प्रोसेसिंग किया जाता है तो उस दौरान एक टफ, पोरस और ब्लैक कलर का सब्सटेंस मिलता है जिसे कहा गया है कोक। इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन का प्योर फॉर्म होता है। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। और इसका यूज़ कहाँ होता है? स्टील की इंडस्ट्रीज़ में होता है। और जब हम मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं या मेटल्स निकालते हैं तो उस दौरान भी कोक का इस्तेमाल किया जाता है। देन सेकेंड प्रोडक्ट इज़ कोल टार। कोल टार इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल। कोल टार जो होता है ये ब्लैक लिक्विड होती है और जिसकी स्मेल बहुत गंदी होती है, ठीक है। एंड इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल सब्सटेंस। इस कोल टार में बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं। इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज। डाइज मीन्स कलर बनाने में कोल टार का यूज़ होता है। ड्रग्स मतलब दवाइयाँ। एक्सप्लोजिव मतलब जैसे पटाखे वगैरह बनाने में भी कोल टार का इस्तेमाल होता है। परफ्यूम्स। देन प्लास्टिक जो हम इस्तेमाल करते हैं टॉयज़ बनाने में, देन हम बैग्स ऐसे यूज़ करते तो भी कोल टार का इस्तेमाल किया जाता है। देन नेफ्थलीन बॉल मतलब जो डामर की गोलियाँ होती है जो कपड़ों के बीच में रखा जाता है वाइट कलर का, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड नेफ्थलीन बॉल। दैट नेफ्थलीन बॉल इज़ प्रिपेयर फ्रॉम द कोल टार। देन रूफिंग मटेरियल एक्सेट्रा। रूफिंग मटेरियल मतलब जैसे छत जब डलता है तो छत में रूफ बनाने के लिए भी दैट कोल टार इज़ यूज। देन कोल गैस इज़ यूज एज ए फ्यूल इन इंडस्ट्रीज़ में एज ए फ्यूल के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर द स्ट्रीट लाइट एज लाइटनिंग अर्लियर। और बहुत समय स्ट्रीट में या रास्ते में लाइट जलाने के लिए कोल गैस का इस्तेमाल किया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।